Hello everyone, welcome to the second lecture of CA Inter Fast Track Law Batch with me CA प्रीति अग्रवाल। पिछले सेशन में हमने इस बैच की शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था कि लाइव लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं 15 फेब 2026 से। एक महीने का कोर्स है। In 1 month, we are not only going to revise all the concepts properly, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे स्पेशल हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन है, इसको मैंने सिर्फ थोड़ा डिजिटाइज किया है ताकि ये इजीली आप लिख पाओ। We are also going to make such small notes in the class ताकि आपकी रिविजन जो है वो 1.5 day before the exam एकदम फटाफट हो जाए। We are not only going to discuss everything, but we are also going to solve MCQs and write and practice questions. तो ये मेरे questions हैं जो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे for every lecture. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना आपको कोई प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मिलेंगे, ना MTP ना RTP में मिलेंगे। दे आर ब्रांड न्यू क्वेश्चंस। जैसे ही मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन आता है, आ सकता है, या इस पे बहुत टाइम से नहीं आया, आने के चांसेस हैं, तो मैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे पिछले चैप्टर में पिछले सेशन में हमने एसोसिएट कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड आई एम श्योर अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि मैम इस तरीके से तो हमको किसी ने भी नहीं समझाया, क्योंकि मैंने हर एक पर्टिकुलर प्रोविजन को डिटेल में ब्रेकअप करके एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था आपके साथ में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके के होते हैं, जॉइंट वेंचर क्या होता है, फिड्यूशरी, और इसके बाद एक समरी भी दी थी मैंने आपको, समरी टेबल। एंड देन वी हैड सॉल्व्ड वन क्वेश्चन। यस, अगर आपको याद होगा तो हमने एसोसिएट कंपनी पे ये एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में किया था। नाउ जब भी लेक्चर होगा इसी तरीके से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। आप मुझे ये क्वेश्चंस पहले तो मैं डिस्कस करूंगी, फिर आप मुझे ये क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के भेजोगे फॉर चेकिंग। मैं आपको चेक करके पर्सनली फीडबैक दूंगी कि सही जा रहे हो कि नहीं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, आप सिर्फ लेक्चर देखते रहते हो, लेक्चर देख लिए, मैराथन देख लिए, यहाँ वहां से आपने कोई वीडियोस देख लिए, लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते और वहीं पे आप गलती कर बैठते हो। इसी की वजह से तो मार्क्स कम आते हैं। अच्छा मैम, हम तो रेडी है राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस हमारे क्लासेस में तो करवाई भी थी, लेकिन कोई फीडबैक ही नहीं मिला, हमें पता ही नहीं चला कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो इस तरीके का फीडबैक आपको मेरे लाइव बैच में मिलेगा। ये पेड बैच है तो मेहनत है, इसमें बहुत सारा मैंने मटेरियल डाला है। भले ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कवरेज फुल होने वाली है। भले ये फास्ट ट्रैक है, लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। और एसोसिएट कंपनी तो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेहनत इसमें बहुत है, क्योंकि एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, ये सब कुछ हमने इंक्लूड किया है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर यू टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम, और आपको फीडबैक भी मिलेगा उसका, गारंटीड। तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक। अच्छा, और जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है उनके लिए बता देती हूँ, 15 फेब से ये लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैम आप रिजल्ट की तो वेट कर लेते, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे तो पक्का आपका बैच ज्वाइन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी 2-4 लेक्चर्स आपके मिस हो गए, क्योंकि रिजल्ट इज राउंड द कॉर्नर, 2-4 जो भी लेक्चर्स मिस हो गए ना आपके, आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। तो मैंने इसीलिए प्रिलिमिनरी चैप्टर से ही स्टार्ट किया है, डेफिनेशंस है। तो 2-4 लेक्चर अगर आपके मिस भी हो गए तो भी आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन स्टिल अटेंड द लाइव लेक्चर्स। देखो फायदा आपका ही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस, केस बेस्ड एमसीक्यू, हम सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। तो फायदा आपका ही है। लाइव अटेंड करोगे तो डिसिप्लिन भी रहेगी, और 1 महीने में मेरे साथ लॉ रिवाइज हो जाएगा विद राइटिंग प्रैक्टिस। तो 15 फेब से हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 3 to 5 PM का हमारा टाइम है, 2 घंटे हम रोज मिलेंगे एंड वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। मेरा टारगेट है कि 60 आवर्स में हो जाए, कंफर्टेबली हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स अगर देखोगे ना तो यहाँ वहां की कोई फालतू बातें नहीं होंगी, इधर उधर का मोटिवेशन नहीं, एकदम फोकस से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है आपके पास और पढ़ना बहुत कुछ है। ठीक है, मोटिवेशन जो भी है ना वो लास्ट में करेंगे, लेक्चर के एंड में करेंगे।
तो 15 फेब को लाइव लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे होंगे। मैं आपके साथ एक ऐप, और अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो मैं एक सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करूंगी, मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल ऐप आपको दी जाएगी। तो ये मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर से आप लेक्चर्स ज्वाइन करोगे। 3 to 5 PM के बीच का टाइम होगा, इसमें आप लेक्चर्स ज्वाइन करोगे एंड 2 घंटे में आपको ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत प्रोडक्टिवली लॉ पढ़ा है। ठीक है, तो ये मेरा एम है कि मैं आपको सुपर प्रोडक्टिविटी के साथ ये सब्जेक्ट करवाऊं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए आप बोलो मैम मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप पूछो जो पूछना है। ठीक है, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे ये लेक्चर्स होंगे 3 o'clock to 5 o'clock के बीच में। अगर आप मिस कर जाते हो तो डोंट वरी, एंड ऑफ द डे रिकॉर्डेड बैकअप अपलोड हो जाएगा, तो फिर वो आप देख सकते हो। बुक्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप विदाउट बुक वाला ऑप्शन ले लो या विद बुक वाला। विदाउट बुक उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरी बुक खरीदी हुई है, लेक्चर्स किए हुए हैं, लेकिन उनको एक ब्रश अप चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो बुक उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फिर बुक वाला ही ऑप्शन चूज करना, बिकॉज आप देखना आपको लगेगा कि मैम ये बुक मुझे पहले क्यों नहीं मिली, इतना सिंपल और इतना ईजी कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज हमारे जो सेकंड डेमो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। ये एक पेड बैच है, आप एनरोल करने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। लेक्चर एंड तक देखना, फिर डिसाइड करना, मेहनत बहुत है तो लेक्चर के एंड में डिसाइड करना कि मैम आप जो चार्ज कर रहे हो ना वो वसूल है। ठीक है, तो चलो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ ऑल गुड थिंग्स कम एट अ कॉस्ट। यस, चलो ठीक है, तो नॉलेज बहुत मिलेगी आपको यहाँ पे, उसकी गारंटी देती हूँ, और आप खुद ही जज कर लेना। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप बोलोगे मैम ये कॉन्सेप्ट तो हमने रेगुलर लेक्चर्स में भी नहीं पढ़े थे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्ट है दिस केम इनटू फोर्स ऑन 30th August, 29 को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था, 30th August को ये आ गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 1 जो है वो किसको अप्लाई करता है, व्हाट इज द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो लॉन्ग टाइटल हमने पढ़ा था, फिर सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल भी पढ़ा था, द स्कोप पढ़ा था, एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट सब पढ़ा था। मैंने आपको ये नोट भी लिखवाया था, ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ नोट है, सिर्फ मैंने एक ऐप के थ्रू इसको एक डिजिटल फॉर्मेट में लाया है ताकि आप ये इजीली रिफर कर पाओ। ठीक है, कभी कभार हैंड राइटिंग है स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है, तो मैंने इसको एक ऐप के थ्रू डिजिटल फॉर्मेट में लाया है। ठीक है, तो मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स उसमें डाल दिए, उसने मुझे एक प्रॉपर टाइप करके दे दिया। आजकल एआई है ना, तो ऐसी बहुत सारी एप्स आ जाती है कि नहीं। तो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आज का जो हमारा सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ जो आप बोलोगे कि मैम ये डेफिनेशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं और इसका भी इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, ये तो हमको किसी ने बताया नहीं, रेगुलर लेक्चर्स में भी बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं करके छोड़ दिया। आज हमको समझ में आया कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया उसको। ठीक है, लेक्चर ये वाला जितने भी ड्यूरेशन का हो, लेकिन जो मेन लेक्चर्स हैं वो 2 घंटे की ड्यूरेशन के ही होंगे, 3 to 5 हम मिलेंगे, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। अच्छा चलो, तो पिछले सेशन में ना मैंने आई थिंक एसोसिएट कंपनी तक आपको पढ़ाया था। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं आती है एग्जाम में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हमको बस 3 चीजें ही याद रखनी है कि ICAI विल रिकमेंड, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको लिखवाया था ना, वैसे भी मेरी टेक्स्ट बुक में आप लिख दो ICAI जो है इट विल रिकमेंड। ओके, एक मिनट, ICAI जो है it will recommend the auditing standards to NFRA, and then NFRA will examine them plus make recommendations to the central government। ठीक है, तो NFRA will make the necessary recommendations to the central government will then prescribe those auditing standards in consultation with NFRA। तो यहां पर आप लिख सकते हो that it shall prescribe in consultation with NFRA। तो ये आपका ना 1.5 day before the exam का नोट बन चुका है। ठीक है, तो बस यही आपको एक बार रेफर करके जाना है एंड यू विल बी सॉर्टेड। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल beyond which the company cannot issue shares unless it obtains
unless it alters the capital clause in the memorandum. ये जो क्लॉज है ये मेमोरेंडम में दिया होता है. मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज. वैसे एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज. मेमोरेंडम में सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल की ही बात की जाती है, क्योंकि बाकी जो डिटेल्स है वो आप आर्टिकल्स में लिख सकते हो. तो इट इज दैट कैपिटल विच इज ऑथराइज्ड, बिकॉज कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को हमने अनलिमिटेड पावर्स नहीं दिए हैं. बोर्ड को बोला है कि देखो भाई इतना ही आप रेज कर सकते हो, इससे बियॉन्ड करना है तो फिर आपको मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना पड़ेगा, मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप और शेयर्स इशू कर सकते हो कि नहीं. तो ये मैक्सिमम हमने अथॉरिटी दी हुई है. मेंबर्स बोलते हैं देखो हम बताएंगे कि तुम कितने शेयर्स इशू कर सकते हो. बता दो डायरेक्टर्स पैसों के लिए शेयर्स इशू करते ही जाएंगे और फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका डाइल्यूशन होता जाएगा, उनका इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा. इसलिए वो बचाने के लिए मेंबर्स बोलते हैं कि देखो हम डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे सकते टू को एन इशूइंग शेयर, वरना वो तो पैसों के लिए शेयर्स इशू करते ही जाएंगे और हमारी जो इंटरेस्ट है वो पावर है वो डाइल्यूट करते जाएंगे. तो इसीलिए ये मैक्सिमम है. इसके बियॉन्ड अगर आपको इशू करना है तो फिर मेमोरेंडम क्लॉज ऑल्टर कर लो, हमारे पास आके रेजोल्यूशन पास करवा लो और फिर आप और शेयर्स इशू कर सकते हो. तो ये मैक्सिमम है ऑफ द शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज फॉर द टाइम बीइंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो क्लॉज 10 में डिफाइंड है. ये बहुत अच्छे से उन्होंने डेफिनेशन को स्टार्ट किया है. देखो बोर्ड मतलब कि हम किसके बोर्ड की बात कर रहे हैं? क्या हम बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम वो सारे बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे. ये जो बोर्ड की डेफिनेशन है दैट इज इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब कि कंपनी को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन अब आपको पढ़नी है. ठीक है, एक मिनट. आजकल पता नहीं मेरे ऐप में कुछ इंक स्विंग सब गड़बड़ हो गई है. मेरी जो सेटिंग है ना वो बिगड़ गई है. नॉर्मली मुझे एक आदत है ना वो पेन फटाफट चेंज करने की, लेकिन अभी वो कलर्स मेरे ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मेरा हाथ वहां पहुंचता है और जो कलर मुझे चाहिए वो मिलता नहीं है यहाँ पे. एक मिनट मैं जरा इसको ना रीअरेंज कर लूं ताकि यस अब ठीक है. ऑलराइट, तो हम ये डेफिनेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं? क्या बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया है? नहीं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं. तो ये हो गया मेरा ए पॉइंट, क्योंकि मैंने ना ये मैं हमेशा मेरे लाइव लेक्चर्स में भी करती हूँ कि जो भी डेफिनेशन है ना उसको ब्रेक कर लो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तो डेफिनेशन लर्न करना बहुत इजी हो जाता है. तो इन रिलेशन टू अ कंपनी, अच्छा क्या है ये? दिस इज अ कलेक्टिव बॉडी. हम एक सिंगल डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, हम बोर्ड को डिफाइन कर रहे हैं. तो इट इज अ कलेक्टिव बॉडी, क्योंकि एक साथ में आके इनको हम बोर्ड बोलते हैं. ऑफ कौन, किसकी बात कर रहे हैं? हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. कौन से डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? कंपनी की डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये मैंने ए मार्क कर दिया, ये बी है, ये सी है और ये डी पार्ट है. इस सब के बीच में कनेक्शन क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ये आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है. इट इज अ कलेक्टिव बॉडी. कलेक्टिव बॉडी मतलब हम सिंगल डायरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहे, हम बोर्ड को डिफाइन कर रहे हैं. कौन सी कलेक्टिव बॉडी? डायरेक्टर्स की बॉडी है. कौन से डायरेक्टर्स? कंपनी के डायरेक्टर्स. यस, कोई ऐसे रैंडम नहीं, ये हम कंपनी के डायरेक्टर्स के कलेक्टिव बॉडी को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स क्या हो गए? एक तो इन रिलेशन टू कंपनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब ये कलेक्टिव बॉडी है. किसकी कलेक्टिव बॉडी है? डायरेक्टर्स की बॉडी है. कौन से डायरेक्टर्स? ये कंपनी के डायरेक्टर्स की बॉडी है. ठीक है, अच्छा. देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन, क्या इस पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी आप बोल सकते हो. एक लेमैन की लैंग्वेज में इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी. ओके, तो इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन. मैम आप तो कंपनी की बात कर रहे हो. देखो कंपनी वर्ड में सिर्फ वो ही आता है जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है. ये जो कंपनी वर्ड है जो हम पूरे एक्ट में पढ़ते आ रहे हैं ना, इट मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. ये होती है कंपनी की डेफिनेशन. लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है ना वो थोड़ी वाइड है. बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें आएंगी. एक तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये तो आएगा ही आएगा, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो आपकी कंपनी भले ही आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट की गई हो, लेकिन उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे. जैसे अल्फाबेट कंपनी बोलो, गूगल की पेरेंट कंपनी, तो अल्फाबेट कंपनी जो है इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया.
तो वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट तो है ना, लेकिन क्या हम उसे कंपनी की डेफिनेशन में लाएंगे? नहीं, क्योंकि कंपनी मतलब वही जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कैन आई से दैट ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज? यस, तो बॉडी कॉर्पोरेट में वो भी तो आएंगी ना कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइडर टर्म है, ठीक है। तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी तो वो होती है ना विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज पर आवर डेफिनेशन। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बुक, पेपर, बुक एंड पेपर, ये जो डेफिनेशन है ना, ये हम दोबारा से पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो वहां पर ये डेफिनेशन आएगी। मैंने ना इसका एक निमोनिक बनाया है, BD² VW, उसका उल्टा कर दो M, ठीक है। BD² VWM, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब B में क्या आएगा? B में आएंगे बुक्स, D में क्या आएगा? डीड्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे। V में क्या आएगा? वाउचर आएगा। W में क्या आएगा? राइटिंग्स आएंगे। और M में है मिनट्स। यहाँ पे एक रजिस्टर भी है, वो मिनट्स एंड रजिस्टर्स हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइन किया हुआ है मिनट्स एंड रजिस्टर्स में, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? बुक एंड पेपर बोलो या फिर बुक और पेपर बोलो, तो इसमें आ जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आएंगी डीड्स मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वाउचर्स। मैम ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? जब हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी करेंगे ना, तो ये सब एनीवेज हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लॉ बोलता है कि ये जो बुक्स है, या तो तुम इसको पेपर फॉर्म में मेंटेन कर लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर लो, आपकी मर्जी है। दोनों को हम बुक्स मानेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? ये भी डेफिनेशन रिपीट होगी जब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी, तो वहां पर इसको और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बुक्स में रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब कि वो डिफाइन नहीं कर रहे कि एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। वो बोल रहा है ये सारे बुक्स है, इनके अलावा भी कुछ आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये इंक्लूड हो रहा है। तो इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। वो मीनिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, वो सिर्फ बोलते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो इसमें क्या आएगा? मतलब एग्जाम में मुझे ये कैसे लर्न करना चाहिए? इजी है कि आपको जो पैसा मिला, क्योंकि आप बिजनेस तो पैसे के लिए ही करते हो ना, आपको जो पैसा मिला और आपने जो पैसा खर्चा किया, वो जहां पर आपने रिकॉर्ड किया, जो आपकी कैश बुक, बैंक बुक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अच्छा, मैंने तो सेल और परचेज भी की है, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फिर वो भी बुक्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपने जहां पर रिकॉर्ड किया है, या फिर आइटम्स ऑफ कॉस्ट जो है इन केस ऑफ कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट अंडर सेक्शन 148, तो ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है ना, इन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाएगा फॉर दोज कंपनीज। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले, कीवर्ड्स के साथ करते हैं। इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो उसमें क्या आएगा? इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करती है? जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो। वो बुक्स की बात नहीं कर रहे कि नहीं आपको एक बुक में मेंटेन करना है, वो बोलते हैं आपने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं ना, उसी को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन फॉर द मनी, ठीक है, मनी को भी हाईलाइट कर दो, मनी रिसीव्ड, मनी स्पेंट, goods sold, goods purchased, assets, liabilities and items of cost। इजी है, कीवर्ड्स के साथ आप लर्न कर सकते हो इसको। ब्रांच ऑफिस क्या होते हैं? जो भी एस्टैब्लिशमेंट को ब्रांच माना गया है। कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। हाँ, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? ये तो सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 16। चार्ज भी ना एक्चुअली हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो मैम फिर हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारी डेफिनेशन एक साथ दी हुई है यहाँ पे, इसीलिए। इन शॉर्ट, चार्ज क्या होता है? चार्ज मीन्स समथिंग विच इज गिवन एज सिक्योरिटी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कंपनी ए ने अपनी बिल्डिंग के अगेंस्ट, ठीक है, अपने बिल्डिंग के अगेंस्ट बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आपने अपनी बिल्डिंग के अगेंस्ट बैंक से लोन लिया है। तो ये बिल्डिंग है ना, इसको आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। इट मीन्स अ चार्ज इज क्रिएटेड, ठीक है, इट मीन्स दैट अ चार्ज इज क्रिएटेड। अब किसी को पता चलेगा इसके बारे में? नहीं ना। तो लॉ बोलता है कि आपने क्योंकि ये चार्ज क्रिएट किया है, चलो आरओसी को बताओ, ताकि कोई और भी तुमको अगर लोन दे रहा है तो उसको पता चल जाए आरओसी के रिकॉर्ड्स देख के कि अरे ये बिल्डिंग पे तो पहले ही किसी ने लोन दिया है। यस,
तो आरओसी के बाद रजिस्टर करना जरूरी है। चार्ज क्या होता है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं या लियन बोलते हैं। लियन मतलब कि आप उस एसेट को रिटेन करने की राइट रखते हो, ठीक है। एनी इंटरेस्ट और लियन, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि जब मैं आपको चार्ज चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन करके हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इट मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, इधर एक फ्रंट स्लैश डाल देती, क्योंकि डेफिनेशन को हमें ब्रेक करना है। विच इज क्रिएटेड ऑन, किस पे क्रिएट करते हो, प्रॉपर्टी और एसेट्स, ठीक है। किसके प्रॉपर्टी, कंपनी या उसके अंडरटेकिंग या बोथ पे। ये क्या क्रिएट किया है आपने, इसको एसेट को या प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। एंड चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। तो ये ए बी, ये सी पार्ट, ये डी और ये ई एंड एफ, ठीक है। तो ये हो गए मेरे कीवर्ड्स। तो चार्ज क्या है, वो इंटरेस्ट या लियन है। किस पे क्रिएट किया गया है, इट इज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ आइदर कंपनी और अंडरटेकिंग, और बोथ। अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसमें हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। तो एक या तो ये इंटरेस्ट या लियन है, क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी, अंडरटेकिंग और बोथ। ये आपने जो लियन है वो क्यों क्रिएट किया, अरे मैंने वो एसेट को एज सिक्योरिटी दिया था ना, तो इसीलिए उस पे बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक ने लियन एक्सरसाइज किया है। एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। मॉर्गेज मींस यू आर गिविंग समथिंग एज सिक्योरिटी। तो वापस ब्रेक करके रीड करते हैं। इट मींस इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन, किस पे क्रिएट किया है, प्रॉपर्टी और एसेट्स। किसके प्रॉपर्टी या एसेट्स, कंपनी के, अंडरटेकिंग या दोनों के। क्यों दिया है ये सब, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। इजी हो गया ना याद करना। तो इस तरीके से रिपीट कर करके, ब्रेक कर करके हमें लर्न करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑडिटर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, कभी क्वेश्चन नहीं आता है इन पे। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सीईओ कौन है, हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच। सीएफओ, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज सच। ये कीवर्ड्स हैं। ये केएमपीज हैं, इन पे अभी फिलहाल तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है आपके एग्जाम में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये फिर से हम पढ़ने वाले हैं जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, जो भी गारंटी का अमाउंट है वो कब मिलेगा आपको, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यस, इट यू विल रिसीव इट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन अगर आपका शेयर कैपिटल भी है तो फिर जो अनपेड अमाउंट है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मिल जाएगा, और जो गारंटी का अमाउंट है वो वाइंडिंग अप पे मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ऐसी डेफिनेशन पे जिसको कोई बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ता है, कोई इतना ध्यान नहीं देता, तो शायद सी इंस्टीट्यूट इस पे आपको क्वेश्चन पूछ ले। हु इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है, तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक नोट लिख लेती हूं मैं आपके लिए, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गो स्लो। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी एग्जैक्टली किसे बोलते हैं। देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ देना, किसको देना, कंपनी को देना। अब मेंबर है वो कंपनी को क्या देगा, वो पैसे देगा। क्यों देगा, बिकॉज उसने शेयर्स खरीदे थे ना, तो उस पर जितना भी देना बनता है वो देगा। अब ये चीजें ध्यान में रखना और मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है, हम सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है ना, तो सिर्फ कंपनी को ध्यान में रखो और ये पढ़ो, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब देखना है कि एक कंपनी है, वो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, यस और नो, ठीक है। अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, मान लो कि फेस वैल्यू 10 है और जो इसका पेड अप है वो 6 रुपीज है, ठीक है। तो ये जो 4 है ना, विच इज आप बोल सकते हो योर अनकॉल्ड कैपिटल, ये हम कब बुला सकते हैं आप बताओ। ये जो अनकॉल्ड है, अनपेड है, ये कब बुलाएंगे मैम, कभी भी बुला सकते हो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है एक्ट में। यू कैन कॉल इट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यस और नो।
तो आप इसको जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तो आप इसको लाइफ टाइम में बुला सकते हो। अब लाइफ टाइम में अगर आप इसको बुला रहे हो तो इसे कॉल मनी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉल मनी, क्योंकि आप कॉल कर रहे हो। तो जो दे रहा है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इसे एज अ मेंबर दे रहा है, लेकिन अगर यही पैसा मैंने वाइंडिंग अप पे मंगा दिया और मिस्टर एक्स जो एक मेंबर है वो ये पैसे दे रहा है, तो इसी का नाम है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी। बस सिर्फ ये नेम चेंज हो जाता है। ओके, तो यहां पे मैं लिख देती हूं नोन एज, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूं। अब यही मिस्टर एक्स है, ये अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे मेंबर बोलेंगे हम। यहां पर इसे नॉट नोन एज कंट्रीब्यूटरी। मैम क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम में पेमेंट कर रहा है ना, क्योंकि कंपनी ने उसी पैसे को लाइफ टाइम में मंगवाया। लेकिन अगर कंपनी ने इसी 4 रुपीज को वाइंडिंग अप पे मंगाया और वही मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसका बस नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है, तू मेंबर है नहीं, तेरे को हमने कंट्रीब्यूटरी बना दिया। अच्छा, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, इसके पैसे कब मिलते हैं बताओ? ये जो अमाउंट ऑफ गारंटी है ये तो वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ गारंटी है ये तो मुझे वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा। तो इन दैट केस ये जो मिस्टर ए है, वाइंडिंग अप का टाइम आ गया, बोलो इसको क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कंट्रीब्यूटरी। तो बस नाम चेंज हो जाता है। एक ना यहां पर नोट भी लिखा है कि लेट्स से फेस वैल्यू 10 है और ये जो शेयर्स हैं ये फुल्ली पेड अप हैं, तो भी इन लोगों को कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मैम लेकिन इन्होंने तो फुल्ली पेड अप शेयर्स है ना, इन्होंने तो सारे पैसे दे दिए, सिर्फ इनको नाम दिया गया है, ये लोग पैसे नहीं देंगे। ओके, दे वोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। एज द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो सिर्फ बोलने के लिए इनको कंट्रीब्यूटरी बोलेंगे, लेकिन क्योंकि शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरी वो पर्सन होता है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको पैसे दे। ठीक है, तो बस उसको हम नाम दे देते हैं कंट्रीब्यूटरी। ऑलराइट, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूटरी। ओके, अब आ जाते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पे जो है कंट्रोल की। आई एम वेरी श्योर ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसपे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना कुछ है ना यहाँ पर और हमें लगता है कहाँ एग्जाम में आएगा ये, और आजकल इंस्टीट्यूट ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए ना ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है आपके लिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल? कुछ नहीं है, ये जो मेरे पार्ट्स थे ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हम हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल क्या होता है? द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। ये देखो, so right to appoint the majority of directors, control of management or policy decisions by the persons acting individually or in concert, either directly or indirectly, by virtue of shareholding, management right or agreement. तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स थे ये डेफिनेशन के, देखो वही पार्ट्स हैं, बस मैंने उनको 5 अलग तरीके से 5 अलग पार्ट्स में लिखा है। तो द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, टू कंट्रोल the management or policy decision, this may be exercisable by either a person acting individually or in concert,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वर्च्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट और एनी अदर मैनर। तो ये जो 5 पार्ट्स थे ना, उसको मैंने वहां पे लिखी क्योंकि हम हर एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल, और इसके बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अच्छा मैम, ये कब काम में आता है ये कंट्रोल वर्ड? आपको याद है जब मैंने एसोसिएट कंपनी पढ़ाया था तो मैंने बोला था एसोसिएट कंपनी में इन्फ्लुएंस वर्ड का मेंशन किया जाता है, लेकिन जो सेक्शन सब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है उसमें हम कंट्रोल वर्ड का यूज करते हैं। जब आप प्रमोटर की भी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, देन यू विल कम अक्रॉस द वर्ड कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब मेरी कंपनी के पास तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर है, तो उसे कंट्रोल बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ डेफिनेशन का? कंट्रोल शाल इंक्लूड, ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये कंट्रोल को डिफाइन नहीं कर रही कि ये चीज कंट्रोल है, इसको कंट्रोल मतलब कंट्रोल मतलब आप क्या कर सकते, वो डिफाइन नहीं कर रही है। वो ये नहीं बोल रही है कंट्रोल मीन्स, ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहां पर। कंट्रोल शाल इंक्लूड मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल माना जाएगा, ठीक है। द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा अब ना इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। देखो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आप भी ना एक एक पार्ट जो है ना, एक एक पार्ट उसको नोटबुक में ऐसे हेडिंग दे दो। चलो ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको समझे कि ऐसे 5 पार्ट्स हैं, आपको भी इन्हीं 5 पार्ट्स में मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले चलो नोटबुक में लिखो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सेक्शन 2 क्लॉज 57 27 है। यस 57 कहां से लिख दिया मैंने? ठीक है 27 है ये। तो इस तरीके से आपको हेडिंग देनी है डेफिनेशन, और सबसे पहले 1 लिखो। चलो 1 लिखो, द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब ये लिख लिया आपने। अब मैं यहां पर ना आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर आपको वो लिखना है बाद में। ओके, भी समझ में आया कैसे करना है? ये लिखा आपने, 1 लिखा, हेडिंग दी। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगी ना वो लिखना, ठीक है। मैं लिखूंगी नेक्स्ट पेज पे क्योंकि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह लगती है ना यहाँ पे, तो आई विल जस्ट टेक दिस। ठीक है, आप नीचे लिखना अभी। आई होप आप समझ गए। यस, नाउ राइट टू अपॉइंट, राइट टू अपॉइंट ये आपकी हेडिंग है। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? देखो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनके हाथों में कंट्रोल होता है, वही कंपनी को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो, मतलब आपने कंपनी को ही कंट्रोल कर लिया ना, है कि नहीं? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कंपनी ए जो है इट ओन्स 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी बी। आई रिपीट, ये क्या है? ये आप लिख सकते हो, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल, क्योंकि किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना मतलब कंपनी को डायरेक्टली ही आप कंट्रोल कर रहे। इफ आई कैन कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट मीन्स वी कैन कंट्रोल द कंपनी। यस, अगर हम बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं मतलब कंपनी कैसे चलेगी उसी को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो एग्जाम्पल क्या है? कंपनी ए जो है इट ओन्स 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी बी। 51% होल्ड करती है, मतलब कि ये काफी ज्यादा है ना, सब्सिडरी हुई ना। तो बिकॉज ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी ए हैज द पावर
to appoint 6 out of 10 directors of company B। तो ये पावर कहां से मिली? क्योंकि हम 51% होल्ड करते हैं, तो तुम्हारी कंपनी के 6 डायरेक्टर्स हम ही अपॉइंट करेंगे और जो हम बोलेंगे वही होगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी ए जो है इट हैज कंट्रोल ओवर कंपनी बी, तो इसे बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो बिकॉज मैं बोलूंगी ना कि तो यही तो कंट्रोल है ना जो होल्डिंग सब्सिडरी में मैंने आपको बताया था। यस, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट में कंट्रोल वर्ड यूज किया गया है कि नहीं? इफ आई कैन कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही तो है। आई कैन आइदर अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट माय डिस्क्रिशन, यही तो है होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कंट्रोल वर्ड। तो वो वर्ड को यहां पर डिफाइन किया है, ये वर्ड आपको मिलेगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी में। याद आया कि नहीं? कंट्रोल क्या होता है? इट मींस आई कैन कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही तो है कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन। आई कैन आइदर अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द ऑल या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एट माय डिस्क्रिशन। तो होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। यस, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोल। अच्छा, दूसरा क्या है यहां पर? ये तो फर्स्ट हो गया ना पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? दैट वी कैन कंट्रोल, यस, वी हैव कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट या फिर पॉलिसी डिसीजंस। ये पॉलिसी डिसीजंस क्या होती हैं? ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती है ना, जैसे मर्जर करना चाहिए कि नहीं, या फिर सीईओ कौन बनना चाहिए, ये सारी पॉलिसी डिसीजंस है। तो ये जो कंट्रोल है ना, हर बार सिर्फ शेयर से नहीं मिलता। ये जो कंट्रोल है ऑफ मैनेजमेंट, ये ऐसा नहीं है कि आप इतने शेयर्स होल्ड करते हो इसीलिए आपको कंट्रोल मिल गया है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि किसके पास डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि वो उतना एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास वो एक्सपर्टीज है, दिमाग है। तो शेयर्स होना कंट्रोल का एक ही वो क्या बोल सकते हैं, दैट शेयर इज नॉट द ओनली वे इन विच यू कैन गेट कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कि हम डिसाइड करते हैं कि मर्जर्स कौन से होंगे, मर्जर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, किसको सीईओ अपॉइंट करना है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ ये मैं डिसाइड करूंगी। बजट्स बनाना, यस, मेकिंग ऑफ बजट्स, ये भी एक बहुत बड़ी डिसीजन है कि किस किस एरिया में कितने पैसे डालने हैं। तो ये अगर सारे डिसीजंस मैं ले रही हूं तो मतलब मैं आपको कंट्रोल कर रही हूं ना। अच्छा, थर्ड मैंने क्या लिखवाया था आपको, बोलो। ये जो कंट्रोल है ये किसका हो सकता है? या तो पर्सन का खुद का हो सकता है, या पर्सन्स का हो सकता है, इंडिविजुअली हो सकता है, या फिर इन कॉन्सर्ट हो सकता है। इन कॉन्सर्ट का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिवली, ओके, एक्टिंग टुगेदर विथ सम कॉमन ऑब्जेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, एक्टिंग टुगेदर विद कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है या तो इंडिविजुअली मैं कंट्रोल कर रही हूं आपको, या फिर हम 2-4 लोग मिलके कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो एक हस्बैंड है, ओके, ही ओन्स 20% इन अ कंपनी। ठीक है, जो हस्बैंड है वो 20% ऑफ द शेयर कैपिटल ओन करते हैं। उनकी वाइफ को भी हम थोड़ी सी होल्डिंग दे देते हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट द वाइफ ओन्स अगेन 20% दे देते हैं। ठीक है, मिला के इनको हम लोग मोर देन 50% कर देंगे। एंड उनका बेटा ले लेते हैं, ओके, सन, ही ओन्स 15%। अब इसको टोटल करो, 55%। देखो, इंडिविजुअली मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। क्या ये 51 ओन करता है? नहीं। तो सिंगल
तो नहीं मतलब उनके पास इंडिविजुअली कोई मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको इन कॉन्सर्ट देखूं, इन कॉन्सर्ट मतलब इनकी मैं होल्डिंग को ऐड करूं, तो फिर तो मिला के, ये है तो फैमिली वाले ही ना, मिला के दे कंट्रोल द कंपनी। यस, सो कलेक्टिवली दे कलेक्टिवली कंट्रोल द कंपनी। अभी देखो ना 55% आ गया, तो मोर देन 50% हो गया, मतलब मेजोरिटी आपके पास ही आ गई, आप ही डिसीजन मेकर हो गए। फोर्थ करते हैं, ठीक है। ये जो आप कंट्रोल कर रहे हो ना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब मैं डायरेक्टली आपको कंट्रोल करती हूँ, इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू आपको मैं कंट्रोल करती हूँ। ये भी हमने होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ा हुआ है। जैसे ना कंपनी एक्स है ना, इट कंट्रोल्स 60% ऑफ कंपनी वाई, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल। और कंपनी वाई जो है ना, लेट्स से इट अगेन ओन 60% ऑफ कंपनी जेड, तो कंपनी एक्स कंट्रोल्स कंपनी जेड इनडायरेक्टली, क्योंकि हम वाई को बोल सकते हैं जेड से ये काम करवा, क्योंकि हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो एक्स वाई को कंट्रोल करती है, तो वो बोल सकती है तू जेड को बोल ये करने के लिए, तू जेड के डायरेक्टर्स को बोल ऐसा बिहेव करने के लिए। तो कंपनी एक्स कंपनी वाई को बोल सकती है तू ये ऐसे काम करवा। तो इनडायरेक्टली हम कंट्रोल ओन करते हैं ना, यस और नो। तो इस तरीके से आप या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। देन इट इज बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ या तो शेयर होल्डिंग होगी या फिर कोई आपकी मैनेजमेंट एग्रीमेंट होगी, राइट्स होंगी, या कोई वोटिंग एग्रीमेंट होगी, उस हिसाब से। तो ये बोलता है कि इट इज नॉट ऑलवेज शेयर्स, आपके एग्रीमेंट भी डिसाइड करेगी कि आपका कंट्रोल कैसा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम और एग्जांपल्स लेंगे आगे। एक क्वेश्चन है, उसमें आपका ये जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स कैसे होती है वो क्वेश्चन में हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कंट्रोल की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और लगता है आज पहली बार इतने डिटेल में हमने ये डेफिनेशन की है कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ना कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, मैं आंसर हाइड कर देती हूँ, आप खुद सोचने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ 4 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, सुरेश, टीना, उमा एंड विनित, each hold 13% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन जेनिथ एरोस्पेस, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये लोग 13% ओन करते हैं। कोई सिंगल इन्वेस्टर नहीं है, दे हैव, while no single investor holds majority, हाँ 13% है, मेजोरिटी तो है नहीं, दे हैव एंटर्ड इनटू अ, अब एग्जाम में मुझे कैसे स्ट्राइक होगा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है, कौन से प्रोविजन पे ध्यान देना है। तो चलो सीखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन से ही आप आंसर कैसे ढूंढ सकते हो। दे हैव एंटर्ड इनटू अ रिटन वोटिंग एग्रीमेंट। अच्छा, पहली बात तो कोई मेजोरिटी होल्ड नहीं करता है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने एक वोटिंग एग्रीमेंट करी हुई है टू एक्ट टुगेदर ऑन ऑल द मैटर्स प्रेजेंटेड टू द बोर्ड। ये एक्चुअली आपका हिंट है, ठीक है, ये एक्चुअली आपका हिंट है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2 क्लॉज 27 कंट्रोल। तो यहां पर क्या लिखा है, दे हैव entered into an agreement to act together on all matters presented to the board. Together they will add.
ठीक है। दिस एग्रीमेंट स्पेसिफिकली ग्रांट्स द ग्रुप कलेक्टिव पावर टू अपॉइंट 4 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। अरे मतलब 4 आउट ऑफ 6 मेजोरिटी हो गई। The group argues that they do not control the company because it requires a single person to hold majority, individual none of them। हाँ वैसे इंडिविजुअली तो नहीं, लेकिन कलेक्टिवली तो होल्ड कर सकते हैं, वो भी तो डेफिनेशन में लिखा है ना, ये वो लोग भूल गए लगता है। They also claim that their agreement is a private matter. It does not grant them management rights. आपको बताओ, आपको बताना है कि कंट्रोल है क्या। देखो उन्होंने पूछ ही लिया है आपको कंट्रोल के बारे में। अब क्योंकि हमने सारे 5 के 5 पार्ट्स बहुत अच्छे से किए हैं ना, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ क्या लिखोगे इसमें। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि कंट्रोल का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 27 जो है इट डिफाइंस कंट्रोल, और पूरी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है। तो ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। फिर कलेक्टिवली दे ओन 52%, ठीक है। It also, the agreement allows them to appoint 4 out of 6 directors in majority. इंडिविजुअली तो नहीं, लेकिन लिखा था ना इन कॉन्सर्ट, मतलब कलेक्टिवली। और तो और अगर आपके पास मैनेजमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट्स है, उसके चलते अगर आपको कंट्रोल मिलता है, हर बार शेयर्स होना तो जरूरी थोड़ी ना है। यू हैव द राइट टू अपॉइंट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो है ना कंट्रोल इनके पास। The investors argument that the control, अच्छा अब प्रोविजंस में हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी। आपको चाहिए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वो वेटेज पे डिपेंड करता है कि कितने वेटेज का ये क्वेश्चन आया है। एनालिसिस में क्या लिखा है, द इन्वेस्टर्स आर्ग्यूमेंट दैट द कंट्रोल मस्ट बी हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन इज इनकरेक्ट। मैम आपने इसी से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन ही वो पूछता है। देखो उन्होंने क्या बोला कि वो ग्रुप आर्ग्यू करता है that they do not control because definition requires single person to hold majority, none of them। तो क्योंकि ये उनका आर्ग्यूमेंट है, देखो स्टूडेंट्स ये उनका आर्ग्यूमेंट है, तो इसकी वजह से हमें इसको पकड़ के आंसर बनाना है ना, क्योंकि वो आर्ग्यू करे तो हम उनको करेक्ट तो करना है कि नहीं। तो हिंट कहां से मिला कि ये कंट्रोल का क्वेश्चन है, एक तो लास्ट में दिया था, लेकिन ये भी दिया हुआ है, ओके। एंड ये भी एक हिंट है दैट दे हैव द कलेक्टिव राइट, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 में से तो 4 डायरेक्टर्स ये लोग ही अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये आर्ग्यूमेंट थी, तो इसी का आंसर हमने एनालिसिस में लिखा कि इन्वेस्टर्स आर्ग्यूमेंट दैट अ सिंगल पर्सन मस्ट होल्ड, वो तो इनकरेक्ट है। फिर हमने उनको ये बताया कि अगर हम बोल रहे हैं ना ये इनकरेक्ट है, तो हम क्यों बोल रहे हैं ये इनकरेक्ट है, हम उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो सेक्शन 2 क्लॉज 27 क्या बोलता है, दैट कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय पर्सन मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन का कंट्रोल होना चाहिए, टुगेदर ऑल्सो दे कैन एक्सरसाइज। सो हियर it includes it, and also the group has the power to appoint majority of the directors। तो ये भी तो डेफिनेशन में कवर्ड है ना। सो दे कलेक्टिवली, अब कंक्लूजन क्या होगा, दे कलेक्टिवली एक्सरसाइज कंट्रोल, द अरेंजमेंट फॉल्स स्क्वायरली विद इन द डेफिनेशन, मतलब ये अरेंजमेंट उनकी डेफिनेशन में आ ही जाएगी, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट वाया अ वोटिंग एग्रीमेंट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कलेक्टिवली वो कंट्रोल करते हैं, ये एक बात मैंने हाईलाइट की, और तो और वोटिंग एग्रीमेंट के चलते 4 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय देम। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, देखो स्टूडेंट्स वो यहां पर ही दिए हुए हैं। देखो ये एक है जिसके ऊपर मैंने जस्टिफिकेशन किया, ये दूसरा है जिसके ऊपर मैंने जस्टिफिकेशन किया। ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी जिसको मैंने आंसर किया। अब ये बोल रहे हैं क्या वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। लास्ट में ना आपको हमेशा कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर कंक्लूजन में लिखना है। तो हाँ उनका कलेक्टिव कंट्रोल है,
इंडिविजुअली ना सही, कलेक्टिवली कॉन्सर्ट में भी चलेगा। एंड ये वोटिंग एग्रीमेंट उनको अथॉरिटी देती है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो उसके चलते भी कंट्रोल तो है। तो क्या किया हमने, प्रोविजंस में सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी। यस, प्रोविजन में मैंने डेफिनेशन लिखी, आप चाहो तो और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन आपको एनालिसिस में देना चाहिए। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स पे ही पूरा आंसर बेस किया और वो क्वेश्चन में ही दी थी। देखो, बस इसी को पकड़ के हमने जस्टिफिकेशन दी है। आंसर इज ऑलवेज हिडन इन द क्वेश्चन, बस आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही आता है, और ये प्रैक्टिस हम इन लेक्चर्स में करेंगे। यस, तो ये था कंट्रोल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं डिबेंचर्स की तरफ और 2-3 डेफिनेशंस करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे, बिकॉज मैंने लेक्चर्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी आर एबल टू कवर एवरीथिंग। मेन जो मेरे क्लासेस होंगे वो 2 घंटे के ही होंगे, 3 to 5 PM फ्रॉम 15th of February। ठीक है, डिबेंचर क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डिबेंचर चैप्टर में। इट इंक्लूड्स, ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग मतलब शोइंग अ डेट, whether constituting a charge on the assets of the company or not, means whether secured or not। चैप्टर 3D में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, फ्यूचर फ्यूचर नहीं, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वॉप्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रिपो, रिवर्स रिपो, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे। ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज डिबेंचर्स। तो ये पूरी डिटेल मैं लिखवाऊंगी आपको डिबेंचर चैप्टर में। डिपॉजिट्स, ये हम पढ़ेंगे डिपॉजिट चैप्टर में ना। अभी यहाँ पर डिटेल में वही डेफिनेशंस कवर कर रही हूँ जो आपको बाद में कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे एसोसिएट कंपनी या फिर कंट्रोल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी थी ना जो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये आगे जाके हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं। डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आप बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट रखते हो, वैसे कंपनी बोलती है बैंक के पास क्यों जाते हो, मैं तुमको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, मेरे पास आ जाओ। तो देन वी डिपॉजिट दैट मनी विद द कंपनी। तो कंपनी भी बोलती है कि कोई भी पैसा है वो मुझे दे दो, मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगी। तो लॉ बोलते हैं ठीक है, अभी तुम ले रहे हो पैसा तो हम रूल्स अप्लाई कर देंगे, पब्लिक का पैसा है ना, तो रूल्स तो बनते ही हैं। तो डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। भाई तुम कोई भी फैंसी नाम दे दो इसको, लेकिन फिर भी अगर वो पैसा कंपनी के पास आया है तो फिर उसे डिपॉजिट्स तो मानेंगे ही एंड द प्रोविजंस विल अप्लाई। लेकिन हर चीज को आप डिपॉजिट नहीं मान सकते, भाई कंपनी फिर बिजनेस कैसे करेगी ना। सो देन दिस डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ द अमाउंट एज दे मे प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो आरबीआई एक लिस्ट देता है, वो कहां पर है, वो आपको मिलेगी रूल 2 ऑफ कंपनीज। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। तो यहां पर आपको वो लिस्ट मिलेगी और इस लिस्ट के हिसाब से कुछ ऐसी रिसीट्स हैं, क्योंकि इन्होंने ना देखो क्या लिखा है, एनी रिसीट, कोई भी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन, एनी अदर अमाउंट, आप कुछ भी ले लो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। तो हम बोलते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये मुझे मिला है लेकिन ये हम एडजस्ट करने वाले हैं अगेंस्ट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड, तो आप इसे डिपॉजिट नहीं मान सकते। तो रूल 2 बताएगा कुछ ऐसी रिसीट्स जिन्हें हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फिर आ जाती है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब ही इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बस इतना ही दिया है, मीनिंग तो एक्सप्लेन किया ही नहीं इन्होंने। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करेंगे वो इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज डिविडेंड जो वर्ड है उसमें इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करेंगे वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करेंगे, बस इसका यही मीनिंग है। मीनिंग तो दिया ही नहीं है डिविडेंड का, उन्होंने सिर्फ इसको बोल दिया इट इंक्लूड्स। डॉक्यूमेंट में क्या आएगा,
ये तो सिर्फ लर्न करना है, इसमें मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस आएंगे। सो व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? देखो इस तरीके से ना अपने आप को सवाल पूछो तो ये समझना इजी हो जाता है। क्या है डॉक्यूमेंट? समन्स बोलो, मतलब कि कोर्ट ने आपको समन देकर एज अ विटनेस बुलाया है, तो जो समन आया है वो एक डॉक्यूमेंट है। मैम ये सब कहाँ काम में आता है? ये अभी डिफाइन कर रहे हैं, फिर कहीं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में डॉक्यूमेंट वर्ड यूज कर दे तो फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड। और यहाँ पर भी बहुत डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वर्ड आएगा कंपनीज एक्ट में, तो इसीलिए उन्होंने एक ही जगह पे डिफाइन कर दिया है। नोटिस बोल दो, रेक्विजिशन बोल दो, जैसे ईजीएम में पढ़ा होगा आपने। ईजीएम में अगर कंपनी नहीं बुला रही तो मेंबर्स ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं नहीं कंपनी ईजीएम बुलाओ, तो वो रेक्विजिशन भी एक डॉक्यूमेंट है। ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, ठीक है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में आता है। वेदर इशूड, सेंट और केप्ट मतलब इट इज मेंटेन्ड। वेदर इशूड, केप्ट, मेंटेन्ड इन पर्सुएंस ऑफ, मतलब ये डॉक्यूमेंट है ना मैम, ये हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? अरे क्योंकि ये एक्ट ने बोला है, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, और अंडर एनी अदर लॉ। अरे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, जीएसटी एक्ट बोलता है कि नहीं ये तो रजिस्टर मेंटेन करना ही है आपको, इसीलिए मैम कर रहे हैं हम। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? या तो इस एक्ट ने बोला है, मतलब कंपनीज एक्ट ने बोला है, या फिर कोई दूसरे एक्ट ने बोला है, तो इसीलिए हम मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो वाई आर यू मेंटेनिंग, और कैसे मेंटेन कर सकते हो, या तो पेपर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ डेफिनेशंस जो हमने आज के इस सेशन में कवर किए हैं। अब बाकी के डेफिनेशंस हम अगले सेशन में करेंगे। यस, धीरे धीरे जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डोंट वरी, सिलेबस हो जाएगा टाइम पे, कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहती कि भाई फास्ट रहेगा तो फटाफट हम लोग कर लें, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के डेफिनेशंस। क्या पढ़ा हमने, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने देखा कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, बैंकिंग कंपनी, नहीं वो तो है नहीं, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बॉडी कॉर्पोरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। मुझे पता है ये इस तरीके से तो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। यस, फिर डिबेंचर, डिपॉजिट, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने ना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है कि व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, व्हाई इज इट मेंटेन एंड हाउ इज इट मेंटेन। तो बस आपको उन सवालों का जवाब देना, डेफिनेशन अपने आप ही बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 15th ऑफ February, दिस संडे 2026। तो जल्दी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरी वेबसाइट विजिट करें capreetyagarwal.com, या फिर मेरा नंबर मेरी वेबसाइट पे है। कोई भी डाउट हो फास्ट ट्रैक से रिलेटेड तो मुझे कॉल करना। ये जो फास्ट ट्रैक बैच है इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, एंड यू विल ऑल्सो गेट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यू। अगले सेशन में एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमने 31 क्लॉजेस पढ़ लिए हैं, तो अभी उतना मैटर आ गया है हमारे पास कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें। तो अगली क्लास में जब मैं आपको मिलूंगी तो पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग डेफिनेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी और बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। विजिट करें मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com टू एनरोल फॉर द लाइव फास्ट ट्रैक बैच फॉर CA इंटर लॉ।